चेक करिए एक बार। हाँ, इवेंट रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस आ गया है सर। हाँ ठीक है, मेरे इधर भी हो रही है, सब कोई तकलीफ नहीं। सब ओके पीछे तो वाली रिकॉर्डिंग अपन ने चेक कर ली थी ना, आपने भी? बिल्कुल आ रही है सर, रोज आ रही है रिकॉर्डिंग, और आपके नोट्स भी मेरे को रोज आपके उस पे मैसेज पे आ जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है हाँ सर। ठीक है। और है ना तो सर, ये सब्जेक्ट जैसे ही खत्म होगा ना अपना, तो हम्म मैं क्या करूंगा, पूरे नोट्स की कंपाइल्ड एक एक सिंगल पीडीएफ दे दूंगा आपको, तो वो ठीक भी है सही सर, नो रहेगा। प्रॉब्लम। वैसे डेट वाइज देंगे तो अच्छा रहता है सर, मुझे वो विभा मैडम जो है उनको भी देना होता है डेट वाइज, तो डेट वाइज ही मेरे लिए तो अभी ओके है फिलहाल, क्योंकि रोज की रोज मैं अपडेट कर देता हूँ उनको, मैडम हाँ को। सर, डेट वाइज तो मैं आपको रोज दे ही रहा हूँ, है ना? ठीक है। ये तो मैं रोज दूंगा ही, बट हम्म, जो एक बार खत्म हो जाएगा तो एक बार कंपाइल करके भी दे दूंगा आपको। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक साथ हाँ, सारे नोट्स आ वो जाएंगे बच्चों के तो। लिए अच्छा हो जाएगा और ये इंडिविजुअल आपके लिए अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना, वो लास्ट में वो सही रहता है। ठीक है, ओके, आप अपने हिसाब से स्टार्ट कर लीजिए सर, मैं एक बार बच्चों के साथ दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ अभी। ठीक है सर। ठीक ठीक सर, ठीक सर, ओके ठीक, मैं सर, स्क्रीन शेयर ओके। करके चालू कर लेता हूँ मैं। हाँ सर, ठीक है सर। चलिए, सो आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन इन बेसिक थर्मोडायनामिक्स। And in the last class, we were discussing how to quantify irreversibility. And for that, I have derived Clausius inequality. And Clausius inequality actually proved, or not proved, but Clausius inequality ने हमें समझाया कि जितना नेगेटिव होगा, जितना लेस देन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी पी जितना लेस देन जीरो होगा, उतना ज्यादा आपका प्रोसेस रिवर्सिबल। तो हमने इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाने के लिए एक सिग्मा क्वांटिटी ऐड करी थी, ओके, व्हिच बेसिकली इनडायरेक्टली मेजर्स द अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। नाउ देन वी हैव दिस इक्वेशन विद अस, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। और ये दिस इक्वेशन इज लाइक एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट प्लस सिग्मा एस टू माइनस सिग्मा, एंड दिस विल बी द बेसिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो आज का जो सेशन होने वाला है, इट वुड बी मोस्टली बेस्ड ऑन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एंड एंड I'll explain you how to get or how to solve the numerical problem. So first मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है? Some keys will be there and some more understanding would be there, then we'll start solving the numerical problems. चलिए, so today is our lecture number 7 for thermodynamics. All right friends, let me open chat box in case if anybody wants to interact, and just give me a moment. So what we have seen was dq by t
plus for process maybe 1 to 2. Let's see. And I told you that this term basically acts as a entropy in minus entropy out. This term acts as an entropy generation. We call it as entropy generation. And this is change in entropy of system. S2 minus. मतलब आप एक सिस्टम सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा न्यूमेरिकल फाउंडेशन है यहां पर आपका। सिस्टम की एंट्रोपी क्या चेंज हुई, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, उस पर डिपेंड करेगा। तो सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर गया, तो दिस डिफाइंस S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो S2 माइनस S1 कैन बी ग्रेटर देन 0, S2 माइनस S1 कैन बी लेस देन 0 एंड S2 माइनस S1 कैन बी इक्वल। All the three possibilities are there. Okay. So this is your first term, change in entropy of the system. Let me call this as a change in entropy of system. It can be positive, it can be negative, it can be 0. Next would be entropy generation, सिग्मा। ठीक है, ये क्या करता है, इट मेजर्स entropy generated during a process within system boundary के अंदर। सिस्टम की बाउंड्री है आपकी, कभी भी कोई प्रोसेस हो रहा है 1 से 2 तो ये एंट्रोपी जनरेशन मेजर कर रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी, और अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूं एक एक करके धीरे धीरे विदिन सिस्टम बाउंड्री। तो ये पूरा बाउंड्री के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड टर्म इज एंट्रोपी ट्रांसफर इन माइनस आउट। बेसिकली इसे भी समझिएगा। देखिए, हीट के साथ एंट्रोपी ट्रांसफर होती है। कभी आप वर्क ट्रांसफर करोगे सिस्टम के अंदर तो एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्क जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट जो है वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी जब भी सिस्टम से अंदर या सिस्टम से बाहर जाएगी तो यहां तो एंट्रोपी बढ़ाएगी या तो एंट्रोपी घटाएगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस को हीटअप किया। देखिए, मैं मॉलिक्यूलर थ्योरी पे तो नहीं जाऊंगा अभी, इसे रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए स्पेशली। बट व्हाट इज अगर हम एंट्रोपी को फिजिकली समझें, जैसा मैंने कहा था आपसे, physically it simply means that increasing the entropy of the system. What does it mean? Basically you are making system more disorganized. जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से डे 1 आपने एक हॉस्टल में नया रूम लिया। मतलब आप हॉस्टल में नए आए फॉर एग्जांपल रहने के लिए, एंड इट वाज अ सिंगल रूम। एवरीथिंग वाज परफेक्टली, आपने सामान निकाला अपना सारा, और हर एक सामान को परफेक्टली ऑर्गेनाइज करके रख दिया अपने रूम में। एक महीने बाद क्या हो, इनफैक्ट 10 दिन बाद क्या, 10 दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपके सॉक्स कहीं और लटक रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक्स सब बिखरी पड़ी हुई है। ठीक है,
कपड़े सब मेस जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू. जो रूम आपका ऑर्गेनाइज था वो कुछ समय बाद आपने डिसऑर्गेनाइज किया. इसे कहते हैं हम कि आपने एंट्रोपी जनरेट कर. एंट्रोपी जनरेट नेचुरल होना है. धूल आएगी, पंखा गंदा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, सब डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है आपके रूम के अंदर. इज नेचुरल. तो हीट के साथ क्या होगा, डिसऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा सिस्टम के अंदर, हीट ट्रांसफर करो. वर्क के साथ नहीं. क्यों नहीं बढ़ेगा वर्क के साथ? क्योंकि वर्क ऑर्गेनाइज फॉर्म होगा. एग्जाम मतलब ये बहुत बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स के लिए. मैंने इसको रोटेट कर दिया तो ये वर्क ट्रांसफर कर रहा हूं, ये तो हीट ट्रांसफर करी मैंने. तो डिसऑर्गेनाइजेशन बढ़ा. यहां पर अगर मैं वर्क को ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या होगा? इफ आई एम ट्रांसफरिंग वर्क देन ये फ्लूइड है मान लीजिए. तो बच्चा बोलेगा सर ये तो फ्लूइड में भी डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा. तो फिर तो वर्क ट्रांसफर के कारण भी डिसऑर्गेनाइजेशन आया सिस्टम के अंदर. नहीं आया वर्क के कारण. वो वर्क के कारण नहीं आया. आप समझो एक्चुअली में क्या है कि ये आया है. ये जो आप जब वर्क ट्रांसफर करोगे और जो रेंडमाइजेशन आएगा वो फ्लूइड की विस्कोसिटी के कारण आएगा. सर ये फ्लूइड विस्कोसिटी कहां से ले आया आप? तो एंट्रोपी ट्रांसफर जो हुई है वो वर्क ट्रांसफर से नहीं हुई. विस्कोसिटी से. आपको मैंने बताया था फ्लूइड की विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है. अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर याद हो मेरे, मैंने कहा था कि आप एक डिस्टरबेंस जब भी क्रिएट करेंगे तो वो डिस्टरबेंस आगे प्रोपोगेट होगा. मतलब ये वाली लेयर जो है, जो इमीडिएट कांटेक्ट में लेयर है, और इसके बाद जो कांटेक्ट में लेयर है, ये सब लेयर जो है ये इमीडिएट कांटेक्ट एक के बाद एक के बाद. अब इन लेयर के बीच में अगर फ्रिक्शन होगा, जैसे मैंने पेडल व्हील घुमाया फॉर एग्जांपल, और इसके बीच में अगर फ्रिक्शन है ब्लेड और येलो फ्लूइड के बीच में, तो येलो फ्लूइड डिस्टर्ब हो जाए. येलो फ्लूइड ब्लू फ्लूइड को डिस्टर्ब करेगा, ब्लू लेयर येलो लेयर को ग्रीन लेयर को डिस्टर्ब करेगी. तो ये डिस्टर्बेंस प्रोपागेट होगा. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, एग्जांपल लीजिए आप कि यहां पर मान लीजिए एक ब्लॉक ऑफ आइस है और एक ब्लॉक ऑफ स्टील है, पॉलिश्ड, एकदम पॉलिश्ड है दोनों. इस पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये आइस है मान, और ये स्टील है, बिल्कुल पॉलिश सरफेस, तो ये निकल जाएगा और आइस वाला नीचे गिर जाएगा. मतलब आइस को पता ही नहीं चलेगा कि नीचे आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट करा है. इसी जगह अगर रफ सरफेस होता तो ऊपर वाला पार्ट मान लीजिए एक बुक है, नीचे वाला पार्ट भी एक बुक है, और मैं नीचे वाली बुक को अगर मूव करूंगा तो ऊपर वाली बुक भी मूव करेगी. तो मेरा डिस्टर्बेंस प्रोपागेट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन. तो जब फ्रिक्शन होता है तो डिस्टर्बेंस प्रोपागेट होता है. तो यहां पर अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 कर दूं, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, तो ये रोटेट होता रहेगा और मॉलिक्यूल्स को पता ही नहीं चलेगा. मॉलिक्यूल्स डिसऑर्गेनाइज नहीं है. तो ये मॉलिक्यूल्स डिसऑर्गेनाइज क्यों हो रहे हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण, विस्कोसिटी के कारण. डू नॉट ब्लेम वर्क ट्रांसफर फॉर इट.
हाँ, इसी जगह मैं हीट ट्रांसफर कर दूंगा तो चाहे विस्कोसिटी नहीं भी होगी फ्लूइड के अंदर तो भी डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ओके, तो मैंने विस्कोसिटी बहुत ज्यादा डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाई है, आप उसके लेक्चर भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है। अदरवाइज अगर आपको इतना समय नहीं है आपके पास तो आप इसे याद रख लें कि वर्क ट्रांसफर के साथ नहीं होती है और हीट के साथ होती है। इतना याद भी रखा तो कॉम्पिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोर देन सफिशिएंट है। ये तीन टर्म्स मैंने आपको बताए। चलिए इन तीन टर्म्स को हम तो जहां जहां पे हीट ट्रांसफर होगी वहां पर एंट्रोपी अंदर और बाहर जाएगी। हीट अंदर आ रही है तो एंट्रोपी अंदर, हीट बाहर जा रही है तो एंट्रोपी बाहर। और एंट्रोपी सिग्मा इज एंट्रोपी जनरेशन एंड एस टू माइनस एस वन सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए 100 यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी अंदर आई, 20 यूनिट ऑफ एंट्रोपी बाहर गई फॉर एग्जाम्पल, तो यूजुअली चेंज कितना होना चाहिए था? अगर एनर्जी होती तो 80 चेंज होती, बट चेंज 80 नहीं होगी। इसमें कुछ और जनरेट भी होगी क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबिलिटी मेजर करता है। ठीक है, मान लीजिए 40, तो ये एक्चुअली में 40 प्लस 20, चेंज ज्यादा होगा। जितना अंदर बाहर गया उससे ज्यादा चेंज होगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंट्रोपी जनरेशन। और आप जानते हैं कि ये अगर सिग्मा इक्वल टू 0 है अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो, और सिग्मा ग्रेटर देन 0 है अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल। क्लॉसियस इनइक्वालिटी का एक इक्वालिटी वाला फॉर्म है ये बेसिकली, और कुछ नहीं। okay? इसे एक यूज करके देखते हैं। मान लीजिए ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग, बस फेमस करके दिखा होगा। और मैंने क्या किया, इस सिस्टम सराउंडिंग को दोनों ही अपनी बाउंड्री में, तो ये मेन बाउंड्री हो गई, ये सब बाउंड्री हो गई, ऐसा समझ लीजिए। एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट प्लस सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा एस। अब सिस्टम क्या है आपके पास? एक तो सिस्टम भी है प्लस सराउंडिंग, दोनों चीज। अब ये तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आ गए, अब जो भी इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में हो रहा है, तो यहाँ पे ना तो कुछ एंट्रोपी, यहाँ तो कुछ, ना तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। अब जब हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा तो कैसे हम बात करें? तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो एंट्रोपी ट्रांसफर भी नहीं होगा, करेक्ट ना? क्योंकि हीट ट्रांसफर तो जो भी इंटरेक्शन है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है। अब सराउंडिंग इस सराउंडिंग को थोड़ा हीट ट्रांसफर कर रही है, और हम जानते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में यूनिवर्स होता है। तो यहां तो ना तो कोई एंट्रोपी अंदर आएगी ना कोई एंट्रोपी बाहर जाएगी। अगेन मैं बता रहा हूं, एंट्रोपी अंदर और बाहर किसी भी क्लोज सिस्टम में हीट के थ्रू आ सकती है, वर्क के थ्रू नहीं आएगी। हाँ, ये क्लोज सिस्टम के लिए। और ओपन सिस्टम में मास के कारण आएगी, क्योंकि मास तो खुद ही डिसऑर्डर मास आएगा तो अपने साथ एंट्रोपी लेकर आएगा, तो मास ट्रांसफर के साथ भी एंट्रोपी आएगी। तो पहले तो मैं आपको क्लोज सिस्टम के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको ओपन सिस्टम के क्वेश्चन कराऊंगा। तो जब हम ओपन सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मास ट्रांसफर के कारण भी एंट्रोपी अंदर बाहर जा सकती है। तो आपको बस ये देखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट। अगर क्लोज सिस्टम है, जनरली क्लोज सिस्टम के न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछते हैं आपसे, तो अगर क्लोज सिस्टम है तो क्या हीट आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो एंट्रोपी इन, जा रही है तो नहीं। पहला टर्म तो इस तरह से देखें, ये निकालना है आपको। और यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम देख ले तो यहाँ डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंड। इसे कहते हैं एंट्रोपी जनरेटेड। इसको मैं यहाँ पर एक स्पेशल टर्म देता हूँ, यूनिवर्स। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एंट्रोपी जनरेटेड यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री कंसिडर करी तो ये इसके अंदर की रिवर्सिबिलिटी मेजर करेगा, और इसके अंदर क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या है? यूनिवर्स है। So that's why we called as entropy generated in universe. तो ये बहुत फेमस फॉर्मूला देखा होगा आपने, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स। वैसे इसको डेल्टा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी जनरेटेड जो होती है वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में वो, देखो ना आप, 1 से 2 की अगर मैं बात करूं,
If I talk about 1 to 2, then this 1 to 2, if it is a reversible process, then entropy generation would be 0. If I talk about this 1 to 2, then entropy generation will be there. So entropy generation does not depend upon the स्टेट पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट्स के अलावा भी पाथ पे भी डिपेंड कर रही है कि आपका पाथ कैसा है, इसलिए प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए डेल्टा लिखना गलत होता है यहाँ पर। बट ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के साथ कभी भी हम डेल्टा नहीं यूज करते हैं, याद रखिएगा। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साथ हम प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साथ ही आप डेल्टा यूज कर सकते हो। तो ये तो सिस्टम की प्रॉपर्टी है चेंज, ये सराउंडिंग की चेंज इन प्रॉपर्टी, तो यहाँ लिख सकते हो कि चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, याद रखें, भूले ना कि ये जो टर्म है, ये चेंज इन एंट्रोपी जो है वो प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी जनरेशन प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात ध्यान रखें। दिस इज एस इज अ प्रॉपर्टी बट इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं थर्मोडायनामिक्स के, और ये जीरो हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस रिवर्सिबल। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जीरो, कोई बोलेगा बोले सर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं, एंट्रोपी जनरेशन इक्वल टू जीरो इज प्रोसेस रिवर्सिबल। भूलिए ना आपकी रूट्स कहां से चालू हुई। ये टर्म आपने इंट्रोड्यूस किया था, ये दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस बिकॉज सिग्मा वाज बिकॉज देयर वाज एन इनइक्वालिटी। आई होप यू रिमेंबर दिस। इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी क्यों थी? क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल था। ये इक्वालिटी कब थी? जब प्रोसेस रिवर्सिबल था। तो यहाँ पर आपने सिग्मा ऐड किया, तो सिग्मा क्यों आया? एंट्रोपी जनरेशन को। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट डिस्कशन ऑन द न्यूमेरिकल सॉल्विंग। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हम कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप चाहे तो इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, हम एनी ऑफ इट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है यहाँ पर कि ऐसा भी कह सकते हो ना कि दिस टर्म इज ग्रेटर देन जीरो, आप जानते हो, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेसेस जो फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनाइट प्रेशर डिफरेंस होता है, जो स्लो नहीं होते हैं, जहां पे फ्रिक्शन अवेलेबल होता है। यही सब तो कैरेक्टरिस्टिक है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तब क्या होगा? जब भी नेचुरल प्रोसेस होगा तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, करेक्ट। सो नेचुरल प्रोसेसेस सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट ही हो सकते हैं रिवर्सिबल। नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी होते हैं हमारे आसपास होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो नेचुरल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। तो इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस ही हो रहे हैं सारे आपके सामने। और चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं आपके आसपास, आपके आगे से, नियर बाई, so what does that mean? So that simply means that नेचुरल प्रोसेसेस, रियल प्रोसेसेस, जो भी नाम दे दो, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो। मतलब हर एक प्रोसेस हो रहा है और एंट्रोपी यूनिवर्स में जनरेट हो रही, कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है एंट्रोपी जनरेट हो रही, कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है एंट्रोपी जनरेट हो रही। इसलिए कहा जाता है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स always increases in a natural, किसी भी एक नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज। ओके, मतलब आपका यूनिवर्स जो है वो ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज्ड तरफ जा रहा है। ये लॉ, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक स्टेटमेंट है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको हल्के में सेकंड लॉ, इस तरह से भी कह सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस इन द नेचुरल प्रोसेस।
और सही भी है यार, मैंने आपको आपका रूम का एग्जांपल दिया, आपके रूम की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज नहीं हो रही है, आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो एंट्रोपी जनरेट कर रहे हो उसमें, कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज जा रहे हो। हाँ, एक एग्जांपल, समझ, आपके पास एक आपकी टेबल है, और टेबल पे बहुत सारा सामान पड़ा है, पेन स्टैंड रखा हुआ है, आपकी बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, बुक्स में भी कुछ बुक्स आपकी थर्मल की है, कुछ बुक्स आपकी प्रोडक्शन की है, कुछ बुक्स आपकी लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है, कुछ आपके नोट्स की बुक है, कॉपी है, ठीक है। इस तरह से सब जमा हुआ रखा हुआ है प्रॉपरली आपके टेबल पर। देन व्हाट हैपेंड इज, आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, आप जब प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, सो व्हाट विल हैपन इज, देखो, अगर रियलिटी में बात करूं तो हफ्ते भर में या 5 दिन में वो सब मिस, वो इधर उधर हो, क्यों? क्योंकि यार आप इतने ज्यादा कॉन्शियसली काम नहीं कर रहे, व्हेन यू आर नॉट कॉन्शियस इन द सेंस दैट कि आपने बुक उठाई, जल्दी में, आप जल्दी में होते हो ना यार, आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कोचिंग का टाइम हो गया है, फैकल्टी ने लेक्चर लिया, टाइम दिया है, क्वेश्चन कॉलेज सब इतना सारा लोड है आपके ऊपर, सो यू विल पिक द बुक, राइट इट, कीप देयर ओनली, यू वोंट कीप एट दैट प्लेस। फिर पता चला कि आपने बाद में कभी आपको दूसरे बुक की जरूरत पड़ी या दूसरी जगह खाली करना हुई तो आपने उसको कहीं पे भी घुसा दिया, काइंड ऑफ। सो इस तरीके से आपने बेसिकली क्या करा, उसको ऑर्गेनाइज को डिसऑर्गेनाइज करा। कोई भी आपने एक बुक उठाई, एक नेचुरल प्रोसेस है, यू आर मेकिंग इट disorganized. Why? Because you are doing it very fastly. अगर किसी चीज को आप बहुत स्लोली करोगे, बहुत कॉन्शियसली करोगे, तो शायद आप ऐसा नहीं करोगे, तब आप एंट्रोपी नहीं जनरेट करोगे। बट हम कॉन्शियसली नहीं कर सकते। ह्यूमन तो फिर भी चलो कॉन्शियसली कर लेते हैं, व्हेन दे ट्रेन देमसेल्फ लाइक दैट वे। उसके लिए बहुत आपको, लेट्स से यू हैव टू डू लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स एंड मेक योर ब्रेन वेरी कॉन्शियस, तो आप फास्टली भी उस चीज को कॉन्शियसली कर सकते हो। बट इंजन और इनके साथ इनमें हम कॉन्शियसनेस नहीं डाल सकते, ठीक है, दे आर नॉट, दे डू नॉट हैव ब्रेन काइंड ऑफ थिंग्स। तो इंजन और इनके साथ तो डेफिनेटली नेचुरल प्रोसेस होगा, वो फास्ट ही होगा, और वहाँ फास्ट प्रोसेस जब भी होगा तो वो डिसऑर्गेनाइजेशन बढ़ा है, ठीक है। आप फिर भी प्रैक्टिस करके फास्ट प्रोसेस को, यूथ, अगर मैं जनरल ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो वो जब भी प्रोसेस को फास्ट करेंगे तो वो डिसऑर्गेनाइजेशन बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, 99% ऑफ द पीपल, चेक कर लीजिएगा। 1% who are like conscious will not create a disorganization। और अगर मैं बात करूं अब यहाँ पर, ये तो चलो ह्यूमन बींग्स की बात, थोड़ी फिलोसॉफिकल, अब मैं बात करता हूँ मशीन्स की, राइट। Machines, they do not have consciousness in themselves, right? So you are the creator of them, you have not created any consciousness in them. So what basically you are doing is, you are if you want to make that की disorganization minimum हो, entropy generated minimum हो, तो आपको प्रोसेस स्लो करना पड़ेगा। अब प्रोसेस जब स्लो होगा तो होगा क्या, पॉसिबल नहीं है भाई, इकोनॉमिकली इट वोंट बी यूजफुल फॉर यू। So at that cost, at the cost of economics, we let it be the, let's say that they let entropy generate होने दीजिए। अब एंट्रोपी जनरेट हो रही है तो सर प्रॉब्लम क्या है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, तो मैंने कहा ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज की तरफ जा रहा है वो। इससे हो क्या रहा है बेसिकली, एंट्रोपी जनरेशन से हो ये रहा है कि, इसे मैं बाद में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, नेक्स्ट चैप्टर वुड बी दैट ओनली, दैट विल टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो। तो यूनिवर्स में अगर 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 100 यूनिट्स अगर पहले बेस्ट क्वालिटी की थी, तो अब धीरे धीरे वो है तो 100 की 100 ही, उसकी क्वांटिटी कभी चेंज नहीं हो रही, बट उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती चली, ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। दैट्स व्हाई थर्मोडायनामिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट मोर डीपर जैसे जैसे मैं चीजें आगे बढ़ाता चलूंगा, और न्यूमेरिकल्स की मदद से मैं इस इक्वेशन को और अच्छे से आपके दिमाग में घुसा दूंगा, ठीक है। दिस इक्वेशन, दिस इज द like founding equation of the subject. This is a mathematical statement of thermodynamics. Clausius inequality, very important. Okay, so what's the first thing? Second, in fact,
मैं कुछ आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताने जा रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि एनी नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी इज जनरेटेड इज जीरो। ओके, चलिए ठीक है, रुक जाओ, एक पॉइंट बात करेगा उससे एंट्रोपी के बारे में। चलो, अब हमें यहाँ पर एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना सीखना। एंट्रोपी चेंज पड़ेगी, चेंज ऑफ अ बॉडी with a temperature कैसे करेंगे सर? देखिए, let's say everywhere temperature is uniform temperature distribution is body। इसे हम सिस्टम बाउंड्री, इसके अंदर हमें एंट्रोपी, इसका एंट्रोपी चेंज कितना हो रहा है निकालना है। ठीक है, तो वी हैव अवर इक्वेशन विद अस एंट्रोपी। मान लेते हैं इससे कुछ हीट ट्रांसफर हुई बाहर, तो बाहर डीक्यू के जाने से एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम क्या हुआ? ये रिजर्वॉयर है, तो इसका एंट्रोपी कितना चेंज हुआ? लेट अस डू दैट। तो डीक्यू बाय टी एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट प्लस इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ये मुझे निकालना है। अब अंदर तो कुछ आया नहीं, जो भी गया बाहर गया। कितना गया बाहर? डीक्यू बाहर गया, तो माइनस ऑलरेडी है ये उसी के साथ। अब यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा आता है? टेम्परेचर ऑफ द बाउंड्री आता है। तो ये टेम्परेचर टी पर है, तो बाउंड्री भी टी टेम्परेचर पर होगी, तो इसे मैंने टी लिख दिया। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्लस सिग्मा। अब सिग्मा क्या होता है? एंट्रोपी जनरेटेड। एंट्रोपी जनरेट क्यों होगी इस बॉडी के अंदर? सर अगर टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो हो सकती है। मैंने बोला हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ फिर फ्रिक्शन होगा तो हो सकती है। अब यहाँ पे तो कोई मूवमेंट है नहीं अंदर, तो फ्रिक्शन की बात तो है नहीं, डिसिपेटिव इफेक्ट्स तो है नहीं यहाँ पर। प्लस यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, तो यहाँ पर कोई सिग्मा, यहाँ पे कोई एंट्रोपी इस बाउंड्री के अंदर जनरेट नहीं होगी, तो सिग्मा इज जीरो। व्हाई इट इज जीरो? बिकॉज temperature distribution is zero. Temperature distribution is uniform. That is a reason. And no friction of course. यहां से आपको डेल्टा एस सिस्टम मिलता है, और आप देख सकते हो डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? मतलब डिक्रीज हो रही है। हाँ? अब दो चीजें हैं। अब हो सकता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये हीट देने के बाद भी इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा है। मान लीजिए थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, सो ओशन ऑफ थर्मल एनर्जी, सो बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर टी कांस्टेंट, तो ये तो सिंपली फिर डीक्यू टी बाहर आ जाएगा 1/T, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू हो जाएगा और डेल्टा सिस्टम। मान लीजिए ये किसी पॉइंट 1 से 2 पे गया, तो कितनी हीट ट्रांसफर टू टी माइनस इक्वल टू डेल्टा। तो जब भी किसी बॉडी से हीट बाहर जा रही है और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी एंट्रोपी चेंज माइनस Q12/T होगी। और अगर आप सप्लाई करोगे तो उसकी एंट्रोपी चेंज Q12/T हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। बट
us assume a case where body temperature changes. कैसे चेंजेस? मतलब जैसे देखिए, ये इनिशियली T1 पे था, T इक्वल टू 0 पर T1 पे था, और फिर किसी टाइम T पर T2 पर हो गया, और किसी टाइम T2 पर, या T1 पर 0 था, T2 पर T2 हो गया टेम्परेचर इसका, और अब किसी भी रैंडम टाइम T पर अगर आप देख रहे हो तो इसका टेम्परेचर T है, बट यूनिफॉर्म। मतलब चेंज कैसे हो रहा है? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टाइम T इक्वल टू 0, ये T1 जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और किसी दूसरे टाइम रैंडमली किसी भी टी टाइम पर हर जगह टी 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 फिर और किसी भी T2 टाइम पर, या फाइनल स्टेट पर T2 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 T2। दिस इज हाउ द बॉडी टेम्परेचर इज चेंजिंग। हमने कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट ली और हमने देखा कि ये डीक्यू हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो डेफिनेटली सेम चीजें यहाँ पर जो होल्ड कर रही थी, यहाँ तक तो इक्वेशन सेम ही रहेगी। आप एक बार और लिख देता हूँ फिर भी, जितना हम से समझे उतना अच्छा है हमारे लिए। And of course, with the same reason that uniformity in the temperature is there within the system boundary, this is going to be, of course, 0, 1 से 2. Now, अब क्या करते हैं? देखिए, जब dt, अब इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज कितना होगा dq हीट के जाने से? dt, और ये माइनस साइन है, भूल गए थे क्योंकि आउट है, तो माइनस m dt अपॉन t। mc is a constant. I've taken it out. M is the mass and c is the specific heat. We are assuming that c, which is the specific heat, remains constant. माइनस mc ln 1 से 2 गए हम, तो इक्वल टू S2 माइनस S1 डेल्टा S सिस्टम, और S2 माइनस S1 मतलब ये हुआ कि T1, ऑफ कोर्स, ये हीट रिजेक्ट कर रहा है बाहर, तो T1 वुड बी ग्रेटर देन T2। T1 बड़ा होगा तो फिर पॉजिटिव के साथ ज्यादा होगा। एक मिनट, हाँ, विल बी मोर। धीरे 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 हीट ट्रांसफर हुई T2 पे, T2 पर पहुंच गया 2 C ln T माइनस इलेवन, तो T1 से 1 से 2 जा रहे हैं, C ln T1।
तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, आना नहीं चाहिए। माइनस की गलती करिए, पकड़ो कहाँ आ रही है माइनस की गलती। मैं बताता हूँ, मेरे को समझ में आ गई माइनस की गलती क्या होगी है। T1 T2 है, देखो यस, इसका टेम्परेचर T है और DQ हीट देके इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T माइनस DT, राइट। तो ये T से T माइनस DT पहुंच जाएगा DQ हीट ट्रांसफर कर। हाँ सर, सो व्हाट इज DQ, MC फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल T माइनस DT ST। तो DQ would be equal to MC DT माइनस, समझ रहे हैं आप इस बात को? तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये T2 अपॉन T1 आ जाएगा और T1 ज्यादा है T2 से, तो ये चेंज नेगेटिव आएगा। समझ गए बात? MC डेल्टा T फाइनल माइनस ही नहीं चलिए, T से T माइनस DT पहुंचे। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कैलकुलेट डिग्री हुई। तो ये उन केसेस के लिए है जब बॉडी के अंदर का टेम्परेचर तो यूनिफॉर्म है और बाहर वो हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। जब अगर T कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो Q बाई T सिंपल हो जाएगा, और अगर वेरिएबल टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो फिर MC लॉन T2 बाई T करना पड़ेगा। माइनस प्लस देख लीजिएगा, बाहर जा रहा है तो माइनस, अंदर आ रहा है तो प्लस। Having said that, ठीक है, नहीं ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल this is the first important key, we call it as keys to solve problem. So this is key 1. We'll talk about key 2. Steady state means state of the system is not changing. तो जब टाइम के साथ स्टेट चेंज नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि स्टेट ही चेंज नहीं हो रही है, मतलब 1 से 2 जा भी रहा है तो वो 1 और 2 दोनों सेम स्टेट है, तो S2 माइनस S1 क्या होगा, 0। But that is what is meant by the steady state. The change in entropy of the system will remain 0 in the steady state, but delta S system will be 0 for us. तो देखिएगा प्रॉब्लम में अगर स्टेडी स्टेट कहीं मेंशन्ड है तो देखो यार, आपको करना है क्या है, मैं बताता हूँ आपको, ये इक्वेशन यूज करनी है बस, एटसेट्रा। एंट्रोपी इन कहाँ गई, ये वाली। अब बस सारे एस्पेक्ट समझा में इस इक्वेशन के, कौन से केस में क्या जीरो होगा, कौन से केस में किसको जीरो बनाना है, इन माइनस आउट को कैसे लिखना है। तो आई होप यू आर ट्राइंग टू गेट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सो दिस इज व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव ओवर हियर। ओके, दिस वाज की 2, E3 फॉर आइडियल केसेस। अगर आपको चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, S2 माइनस S1 निकालना है। So yesterday I have derived the formulas, remember? देखिए वही बोल रहे हैं सीधे अंदर, इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं आपके सामने। TDS इक्वेशन हमने बनाए थे इससे, ठीक है, और ये हाँ होना चाहिए। ये दो इक्वेशंस आपको बड़ी मदद करेगी। और यहाँ पे देखिए आप, जो एंट्रोपी है वो टेम्परेचर और प्रेशर, या फिर आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन, मतलब दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है।
इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आइडियल गैस की क्या होती है? आइडियल गैस की अगर इंटरनल एनर्जी की बात करो तो वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल टेम्परेचर का फंक्शन या उसका फंक्शन होता है। सो दिस वाज अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ओवर हियर। हाँ, यहाँ पर मास नहीं है तो मास लगाओगे तो फिर ये, अगर मास देखो यहाँ मास नहीं है तो ये किलो जूल, एंट्रोपी क्या था, क्यू बाई टी था, तो जूल पर केल्विन, और मास नहीं है यहाँ पर तो ये केजी आएगा, जूल पर केल्विन की, लाइक दिस। मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो केजी नहीं पड़े, खत्म हो जाएगा। ओके, एक बार और ये बात भी रिपीट कर लेते हैं की फोर, कि इन और आउट कहां कहां से होता है? हीट से होता है, यस। वर्क से होता है, नहीं। मास से होता है, यस। तो ये क्लोज सिस्टम में होगा, क्लोज सिस्टम में, क्योंकि मास, और ये ओपन। ओके फ्रेंड्स, चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे और बढ़ती चले। तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि सेकेंड लॉ विल हेल्प अस टू whether process is feasible or not। कैसे करता है वो, या सिग्मा यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो तो फिजिबल, ये तो होगा ही, हमेशा आपको बताया मैंने। हाँ, जीरो हो गया तो भी चलेगा, तो भी फिजिबल, फिजिबल है और रिवर्सिबल है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एंट्रोपी डिस्ट्रॉय हो जाए, एंट्रोपी डिस्ट्रॉय कभी नहीं होता। अगर ऐसा आ गया मतलब इनफिजिबल। चलो स्टेटमेंट की मदद से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको याद होगा डे वन मैंने आपको ये बात बताई थी कि एंट्रोपी हम एक्चुअली में चेक कर सकते हैं फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। To identify whether the process is feasible, we need another law to check feasibility of the process. So now it's time to came to check whether the feasibility was there. देखिए, so let's do an example, solve it. एक बॉडी है 50 डिग्री पर, मेंटेन्ड है 50 डिग्री और बाहर 30 डिग्री। इसने इसे हीट ट्रांसफर कर, लेट्स से 100 किलो, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री बना हुआ है। वो कैसे बना हुआ है, दैट्स नॉट अ बिजनेस आइडिया। यहाँ ऐसा भी देख सकते हो आप कि 50 ये थर्मल, इस बॉडी के पास इतनी सारी एनर्जी स्टोर्ड है कि 100 किलो जूल आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। किलो जूल ज्यादा लगती तो जूल देगा, 10 जूल देगा बस, 1 जूल। बात यह है कि हीट ट्रांसफर। अब ये प्रोसेस फिजिबल है या नहीं, आप बताओ। हाँ सर फिजिबल है। रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखते हैं, इसमें एंट्रोपी यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, तभी तो हमारा लॉजिक होगा। तो हम जानते हैं एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट प्लस सिग्मा इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अब एक काम करो, इन दोनों को अपना एक सिस्टम मान लो, तो ये इन और आउट जीरो हो जाएंगे आपके, तो सिग्मा पूरे प्रोसेस की आ जाएगी। अगर आप सिर्फ इस बॉडी को लोगे तो ये सिर्फ बॉडी की आएगी, मतलब इस बॉडी के अंदर कितनी एंट्रोपी जनरेट हुई है वो आएगी। आपको प्रोसेस की निकालना है तो आपको सराउंडिंग भी लेना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप ये बाउंड्री लोगे तो ये बाउंड्री के अंदर मेजर करता है हमेशा, तो ये सिग्मा यूनिवर्स आ जाएगा। डेल्टा एस, अब यहाँ पे दो सिस्टम, एक तो सिस्टम खुद और एक सराउंडिंग। तो सिस्टम की बात करें तो ये हीट दे रहा है। अब मैंने बताया था आपको, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट दे रही है तो
Q by T कर दो बस, वेट टेम्परेचर ऑफ द बाउंड्री, Q इज 10, T इज 50, अब ये T केल्विन में आएगा, ठीक है। जा रहा है बाहर तो माइनस, प्लस सराउंडिंग के पास वही हीट आ रही है, बस किस टेम्परेचर पे आ रही है, 30 पर आ रही है, 30 प्लस 270। Let us solve this. 10 divided by 273 plus 30, ये वाली टर्म तो हुई प्लस 0.03 plus 273, 10 divided by answer, and this is minus 0.0309 plus 0.033 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0.06 प्लस आ रहा है, देखिए। तो ये प्रोसेस फिजिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है। दूसरा, ये 30 पर मेंटेन्ड है और ये 10 जूल हीट ट्रांसफर कर रहा है, which is the surrounding is at 50 degree. तो the same thing if we do over here also, इसे मैं बाउंड्री मान लूं, अगर पूरा इंक्लूड कर लूं सब कुछ, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिग्मा यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस। तो डेल्टा एस सिस्टम वुड बी -10 बाय 273 प्लस 30, और सराउंडिंग 50 पे ले रहा है, 10 अपॉन 273 प्लस, तो 273 प्लस 30, 10 डिवाइडेड बाय आंसर, वही सेम सॉल्यूशन आएगा इसका, बट माइनस के साथ आएगा, ठीक है। इसको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, यूनिट जूल पर कैलकुलेट। सर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव मतलब आ रहा है मतलब ये प्रोसेस इनफिजिबल है, तो दिस इज इनफिजिबल प्रोसेस। और सही भी तो है, 30 से 50 हीट ट्रांसफर कैसे करोगे भाई, इज इट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब कोई बेवकूफ बना रहा है। वो तो हमें पहले से हमारे इंट्यूशन से पता था कि सर ये पॉसिबल नहीं है, बट आगे चल के मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस बताऊंगा आपको कि आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये फिजिबल है या नहीं, आपको कोई बेवकूफ बना देगा। तो अब नहीं बन पाए बेवकूफ, इसलिए आप एंट्रोपी यूनिवर्स चेक कर लें, जनरेशन एंट्रोपी ऑफ द जनरेशन यूनिवर्स में चेक कर लें, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0। हाँ, यूनिवर्स और एंट्रोपी जनरेशन में क्या डिफरेंस है, एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है। देखो एंट्रोपी जनरेटेड यहाँ पर एक्चुअली में क्या आना चाहिए, एंट्रोपी जनरेशन बोल लो, सिग्मा जनरेशन बोल लो। अब ये जनरेशन यूनिवर्स, क्योंकि सिस्टम की बाउंड्री है ना, आपने एक्सपांड कर दी, तो वो जनरेशन यूनिवर्स के अंदर का आ गया, तो सिग्मा यूनिवर्स मतलब सिग्मा एंट्रोपी जनरेशन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब सिग्मा का मतलब ही एंट्रोपी जनरेशन है, ऐसा समझो। और इसमें अगर आपने यूनिवर्स और लगा दिया तो ये एंट्रोपी जनरेशन ऑफ यूनिवर्स है, ऐसे समझो। मतलब विद इन द यूनिवर्स पूरे प्रोसेस में कितनी एंट्रोपी जनरेशन। और अगर आप सिर्फ बॉडी को ही बॉडी सिर्फ इसी अपना सिस्टम लोगे, इसे बाउंड्री मानोगे, तो ये इसकी एंट्रोपी चेंज बता देगा और इसके अंदर एंट्रोपी जनरेट कितनी हुई वो बता देगा। तो हमने ये तो किया था, बट हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो पूरे प्रोसेस की कैलकुलेट करना। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब मैं क्या करता हूं, 50 डिग्री सेल्सियस से हीट ट्रांसफर करता हूं 49.9999 डिग्री सेल्सियस। क्या प्रोसेस फिजिबल है? हाँ सर, ये फिजिबल है, ये फिजिबल भी है। और इस तरह के प्रोसेसेस को हम कहते हैं लिमिटिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट। अब ये भी मान लीजिए, जितना मानना है मान लीजिए, 10 जूल 1 जूल, जितना आपको जो इच्छा हो, 1 जूल हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पे सिग्मा यूनिवर्स कैसे निकालोगे, सिस्टम, अब तो याद है फॉर्मूला, हम इसे डायरेक्टली लगा सकते हैं, सराउंडिंग सिस्टम प्लस सराउंडिंग,
तो ये पूरे प्रोसेस के कारण एंट्रोपी कितनी जनरेट हुई वो बता, जीरो के आसपास आना चाहिए। ये है कौन, टी प्लस 73, इसकी डिक्रीज हुई है तो माइनस, और इसकी इंक्रीज हुई है वन लेकर कितनी, इसका टेम्परेचर कितना है बाउंड्री का, सराउंडिंग का, सराउंडिंग इज एट 49.999 प्लस -3.0959 into 10 to the power -3 plus minus 39.999 plus 273। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा 10 to the power -10 वाला, मतलब 0.0000000000 एंट्रोपी जनरेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस कैन बी टेकन। ये बताया था मैंने आपको, इस तरह से हम लिमिटिंग रिवर्सिबल प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन ऑलमोस्ट जीरो, प्योरली तो जीरो नहीं है, बट 10 to the power -10 की ऑर्डर आ रही है तो आप समझ सकते हो ये जीरो ही है। और आप चाहे तो 49.99999 और इसको छोटा कर दो तो ये और बड़ी ऑर्डर होती जाए, और छोटी ऑर्डर होती जाए। ये तीनों केसेस मैंने आपको बताया यहाँ पर, इस तरह से अ, हम ले सकते हैं। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, and before that I'll take a 5 minute break and then we'll start.
All right, so now we'll proceed further. And, we'll solve some numerical problems to deepen our understanding for this whole thing. Okay. Check. One by one, we'll start. Where is the workbook? Let's start with the first problem only. So this is a very good problem explaining the concept of entropy further. And make use of the fact that entropy is actually a property. Water flows through a turbine in which friction causes water temperature to rise from 35 degree to 37 degree. So let us say that this is the TS diagram. And it was initially at some state point 1 and it has reached some state point 2 where its temperature has been increased. But I don't know the path because friction is there, and since friction is there and the process is irreversible, I cannot trace the path, but I know initial and final states. That's what I know. If there is no heat transfer, of course, so whatever is the entropy generated, or whatever is the change in the entropy, I'm not sorry, entropy not generated, whatever is the change in the entropy, this is a change in entropy of the water. Okay. It is purely because of friction, because there is no heat transfer. How much does the entropy of water change in passing through the turbine? So that is what S2 minus S1 you have to calculate. अब सर irreversible के लिए कैसे calculate? हम जानते हैं कि change in entropy of a system is a point function. Oh, sorry, entropy is a point function. तो change in entropy of the system, मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक reversible path कैलकुलेट डाल दूंगा. कैसे भी डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिए. The path should be just same. Same in the sense it should be reversible. Endpoint should be same. Path should not be same. I mean, मैं इसे reversible path से replace कर देता हूँ. मतलब एक हाइपोथेटिकल थॉट प्रोसेस मुझे सोचना पड़ेगा. कैसे कि मैंने पानी लिया जो 35 डिग्री पे था और इसका टेम्परेचर हमने राइज करके बहुत स्लोली कैसे कैसे हीट किया इसको. पहले 35.001 का स्लैब लाया मैं, उसका टेम्परेचर 35.001 हुआ. फिर 35.002 का लाया तो उसका टेम्परेचर 35.002 हुआ. फिर 35.003 का लाया, फिर इसका टेम्परेचर 35.003 हुआ. ऐसे करते 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 करते
मैं इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आ गया, रिवर्सिबल हीटिंग कर, रिवर्सिबल। और मैं स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 पर। इस केस में एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे हम? हमने क्या करा है बेसिकली, बहुत ही छोटी छोटी डीक्यू डीक्यू हीट सप्लाई करी, डीक्यू 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 डीक्यू, रिवर्सिबल हीटिंग करी। तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा देखिए, इसका टेम्परेचर, ये रिवर्सिबल प्रोसेस प्लान कर रहा हूँ, प्लानिंग ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। 35 था, हर जगह 35 था, करते 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 इनफाइनाइट टाइम लगेगा ऐसे प्रोसेस को करने में हमें। और मैं इसका टेम्परेचर कहाँ तक लेकर आ गया, 37, छोटी छोटी डीक्यू 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 डीक्यू। हम जानते हैं कि ऐसे केसेस में हम एमसी, जो चेंज इन सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, मतलब ये बॉडी अगर मैं कहूँ तो वो होती है एमसी लॉन T2, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। देखिए ये कर चुके हैं, एक बॉडी थी उसके बाहर से क्यों निकल रहा है। अब जब ये डीक्यू बाहर निकल रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे डीक्यू आ रहा है, बस दैट्स इट। और इसका टेम्परेचर, ये T1 क्या है, बस इसका केस ले लो, ये T1 है आपका 35 और ये है 37, बस ये अपोजिट है, ये 31 से 37 और ये हीट जा रही है इसके पास, दैट्स इट। अगर ऐसे नहीं एक और चाहते हो बता दूं मैं आपको, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई भी एक आर्बिट्री टेम्परेचर रहा होगा जब डीक्यू हीट बाहर निकली होगी और एम सी डी टी इसका टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं टी है ये, और आगे आने वाला अभी इस तरफ बढ़ रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इसका, अगली स्टेप में डीक्यू के बाद टेम्परेचर क्या होगा, टी प्लस डी टी। और अभी कितना, डीक्यू यहाँ हो जाएगा एम सी डी टी। हम जानते हैं कि एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट प्लस सिग्मा इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। हमें इस बॉडी का निकालना, जो प्रोसेस 1 से 2 में गया है। अब ये बॉडी है आपकी, है ना? इसमें अंदर तो कुछ आ नहीं रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा। बाहर निकल रहा है माइनस डी क्यू बाई टी, से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्लस सिग्मा। इस बॉडी के अंदर कोई एंट्रोपी जनरेट हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं एंट्रोपी जनरेट करने का, हर जगह टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, ना फ्रिक्शन। इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम बोले तो कहां से क्या गया, 1 से 2 गया तो चेंज हो गया S2 माइनस S2, और ये गया 1 से 2, तो ये स्टेट आपकी 1 बोल दी मैंने, और ये स्टेट आपकी ये हो जाएगा आपका। अब टी वेरी कर रहा है यहाँ पर, तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते, हो जाएगा एम सी डी टी अपॉन टी इक्वल टू S2 माइनस S1। ये 1 से 2 गया, तो ये हो जाएगा एम सी लॉन T2 अपॉन T1 S2 माइनस S1, एम सी लॉन। अच्छा एक एक यहाँ पर सॉरी, ये इन इन आ रही है, ये आ रही है ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये अंदर आ रही है ना, इस बार एंट्रोपी अंदर आ रही है, ये प्लस माइनस प्लस से समझ में आ जाता है जल्दी, आउट 0, क्योंकि बाहर कुछ नहीं जा रही, हीट आ रही है यहाँ पर, ये माइनस साइन नहीं है। सॉरी, S2 माइनस S1 इज MC नॉट T2 बाई T1। मास कितना दिया हुआ है प्रोसेस में आपको? अच्छा, आपसे जो आंसर पूछा है वो किलो जूल पर केजी केल्विन में पूछा, जो आंसर निकालना है आपको वो किलो जूल पर केजी केल्विन। तो मास हटा सकते हो आप, मास को 1 kg डाल। सी पता है आपको कितनी होती है वाटर की, 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। और लॉन T2 बाई T1, तो इसे हम रखते हैं 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 लॉन। T2 कितना है आपका फाइनल टेम्परेचर, 37 प्लस 27, इनिशियल टेम्परेचर 35 प्लस 27,
37 plus 273 plus 35 plus 37 plus 273 divided by 35 plus 273. So, solve this, we'll get 0.02 kilojoule per kilo. ओके, तो इस प्रॉब्लम से आपने क्या सीखा? इस प्रॉब्लम से आपने ये सीखा कि आपका प्रोसेस एक्चुअल जो था वो इरिवर्सिबल, बट आपने क्या करा, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करा 1 से 2 तक, और आपने उसी प्रोसेस को रिवर्सिबली किया। अब रिवर्सिबली करने से ये हुआ कि आपको ये समझ में आ गया, आपको 5 पता चल गया, और जब आपको 5 पता चल गया तो आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाए एक्चुअली। बिना 5 के आप सॉल्व कैसे करोगे? तो दैट इज द होल स्टोरी। ठीक है, so this was my first. Let us proceed towards the second. रजिस्टर वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे, एक सारे करा देता हूँ मैं आपको, पहले ये वाला कर लेता हूँ। So a question states that there is a block of 50 kg at 500 degree Kelvin. Sorry, not degree, 500 Kelvin. Is thrown into large lake. Large पे ध्यान दीजिए, large बड़ा, मतलब थर्मल रिजर्वायर। अगर इसको छोड़ने, इसके गिरने से उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये। और इसका टेम्परेचर है 285, तो ये 285 कांस्टेंट रहने वाला है। ब्लॉक तो छोटा सा है, ये पानी में गिरेगा तो इसका टेम्परेचर 285 हो जाएगा, बट पानी का टेम्परेचर उतना ही रहने वाला है, ये आपको अज्यूम करना है। लार्ज लेक किया और ब्लॉक इवेंचुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहा है, मतलब ब्लॉक का टेम्परेचर क्या चेंज हो रहा है 500 से 285। Assuming an average specific heat of 0.45, C equal to 0.45 kilojoule per kg फॉर आयरन। ये आयरन का ब्लॉक है, तो ये आयरन की स्पेसिफिक कैपेसिटी दे रखी है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द आयरन ब्लॉक, एंट्रोपी चेंज ऑफ द लेक, एंड एंट्रोपी जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो डेल्टा एस आयरन, अब भाई ये आप समझ गए हैं कि इसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी और ये हीट रिजेक्ट करेगा बाहर, 500 से 285 तक जा रहा है और यूनिफॉर्मली टेम्परेचर मेंटेन्ड है इसका, तो धीरे 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 इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। फॉर्मूला है एमसी लॉन, जब वेरिएबल होता तो एमसी लॉन T2 by T1, T2 is 285/5, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे 50 into 0.45 into ln of 285/500 actually gives us answer of
इंटू 0.45 तो ये आ रहा है मेरा -12.647 किलो जूल पर कैलोरी। डेल्टा एस आयरन और डेल्टा एस लेक। अब लेक देख ले, लेक के साथ क्या हुआ है भाई? लेक के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि लेक की पास एनर्जी, थर्मल एनर्जी आई है, हीट आई है, तो लेक की एंट्रोपी बढ़ेगी और वो पॉजिटिव आना भी चाहिए। और लेक का टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा है, तो यू डोंट हैव टू वरी। आप सीधे यहाँ पे क्यू बाई टी लिख सकते हैं। ये दोनों आ गए इसके अंदर, आप समझ रहे हो? ये हमने दोनों चीजें पढ़ी थी, एक वो कि जब हीट रिजेक्ट कर रही है तो एंट्रोपी कैसे चेंज हो रही है वेरिएबल टेम्परेचर के साथ, और दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर अब क्यू कितना होगा तो हम देख लेते हैं। क्यू वुड बी इक्वल टू कितनी हीट रिजेक्ट होगी, एमसी डेल्टा टी। 50 CA 0.45 delta T is the temperature change which is 500 आयरन ने आयरन से निकली होगी ना क्यू, तो जितनी आयरन ने दी उतने इसने ली। तो ये मत सोचना ये डेल्टा टी आयरन का है, लेक का चेंज नहीं हुआ है। 500 माइनस 285। इसको करने का क्या तरीका होता है, एक मिनट में आपको डायरेक्टली बता दिया हूँ, जैसे कर सकते स्टेप में बता देता हूँ, अगली बार दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो ये बचपन भी किए होंगे आप कैलोरीमेट्री, बट एक बार देख अब इसको करना तो मान दिस इज माय बाउंड्री। ओके, तो मैं थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ लिखूं, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये तो पूरी बाउंड्री है, जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो सिस्टम के अंदर हो रहा है, बाउंड्री से बाहर तो कुछ जा नहीं रहा है। क्योंकि ये लेक 285 पे, अब ये सराउंडिंग 285 पर ही होगा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो यहाँ से तो कुछ जा नहीं रहा है वहां पे, तो ना तो इन है ना आउट। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ई सिस्टम इज 0। अब डेल्टा ई सिस्टम में क्या है, डेल्टा ई लेक प्लस डेल्टा ई आयरन इक्वल टू डेल्टा ई लेक change in energy of the change in energy of the iron, आयरन की एनर्जी कितनी चेंज हुई, दिस कैन बी प्लस mc लॉन, सॉरी नॉट लॉन, mc डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल 285 माइनस 5, दिस इज डेल्टा ई लेक। इतनी लेक की इंक्रीज हुई, मतलब लेक की इतनी इंक्रीज कैसे हुई, लेक के पास इतनी हीट आई तो उससे इंक्रीज हुई, तो दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, कॉमन सेंस के लिए क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो एमसी में 50 सी इज 0.45 500 minus 286। and this is what is the heat transfer to, ये हम लिख सकते हैं डेल्टा एस लेक 4837.5 किलो जूल पर कैलोरी, 285 divided by 285, it's 16.9 प्लस आएगा। इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी क्योंकि इसके पास हीट आई।
दैट्स इट। डेल्टा एस दोनों पूछे थे आपसे, निकाल दिए। अब आपसे नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि एंट्रोपी जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो पूरे प्रोसेस के लिए आप पूरी बाउंड्री ले लीजिए, तो इन और आउट जीरो हो जाएगी एंट्रोपी, और सिग्मा यूनिवर्स आपका आ जाएगा डेल्टा एस सिस्टम। इंडिविजुअल इनकी बाउंड्री लोगे तो फिर ये इनके अंदर की एंट्रोपी जनरेटेड बताएगा, इसलिए आपको पूरी की पूरी बाउंड्री लेना होगा। बाउंड्री सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन प्लस लेक, आयरन का है -12.647 और लेक का कितना आया 16.9। सॉरी, ये आ रहा है आपका 4.326 किलो जूल पर। और पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है पॉजिटिव? मतलब एंट्रोपी जनरेट हुई नेचुरल प्रोसेस में, होना भी चाहिए, तो नहीं चलता ऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज। Just take a minute. Okay. So what are our answers? -12.675. ठीक। Next question I'll take. A 0.3 kg of metal bar initially at 1200 Kelvin is removed from an oven and quenched by immersing it in a closed tank. ये 0.3 kg, ये स्टेट वन। इसे आपने कहा डाला एक टैंक में जहां 9 kg वाटर, जहां यहाँ 9 kg वाटर है और इसका टेम्परेचर 300, तो अब होगा क्या? इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और इसका टेम्परेचर राइज होगा। दिस वुड बी द डिफरेंस बिटवीन इट। An appropriate specific heat constant for water and metal is given. Heat transfer from the containers, मतलब हाँ, अब यहाँ से कुछ बाहर नहीं जा रहा है, मतलब ये पूरा आइसोलेटेड है आपका, ये आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसको बाउंड्री माना। Final equilibrium temperature of the metal bar in the water is the Kelvin and the amount of entropy produced. अब यहाँ पर दोनों के टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। पिछले में क्या था, ये लेक था, लेक का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। अब ये तो क्या है, फाइनाइट बॉडी, मास 9 kg है, तो डेफिनेटली जब ये हीट ट्रांसफर करेगा इसके साथ, तो दोनों के टेम्परेचर चेंज होंगे, एक का डिक्रीज होगा जिसका ज्यादा और एक का इंक्रीज होगा। अब फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए हम एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट,
इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम। अब ये तो आइसोलेटेड यहाँ से वहां पे जा रहा है तो बोलेगा डेल्टा ई आयरन प्लस डेल्टा ई टाइम। या व्हाट सॉरी, तो डेल्टा ई आयरन क्या होगा, एम सी डेल्टा टी ऑफ आयरन प्लस एम सी डेल्टा टी ऑफ टी टू माइनस टी वन प्लस इसका मास कितना है 0.3, एटलीस्ट डाल देते हैं 0.3 इंटू 0.4 प्लस मास कितना है इंटू सी, वाटर का है 4.2। फाइनल कितना है इसका, फाइनल हमें पता नहीं, तो फाइनल निकाल लेते हैं इसका फाइनल इसे लिखिए टी टू डैश लिख देते हैं, इसका इनिशियल टी वन डैश है 3। फाइनल दोनों का सेम ही होगा, फाइनल तो दोनों सेम इक्विलिब्रियम में ही आएंगे, तो दोनों इक्विलिब्रियम में आने के बाद T2 वुड बी इक्वल टू एट थर्मल, तभी जाके प्रोसेस स्टॉप होगा। सिंपल, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। Okay, so we have to do lots of calculation. 0.3 into 0.42, 0.126. T2 minus 37.8 T2 minus 113, so minus it's 1149 1.2 equal to 37.8 plus 0.126, 37.926 T2 4 1.2 37.96. So that boils down to T2 equal to 302.99 degrees Celsius. This was in degrees Celsius. The answer is in Celsius. Let me check with the calculation. 3.12. Correct. This is how we can actually calculate the final temperature. So basically, both the guys are settling to final temperature. This settles down to approximately 303 Kelvin, and this also settles. क्योंकि मास काफी कम है आयरन का, स्पेसिफिक हीट भी काफी कम है, तो उसमें ड्रॉप ज्यादा हुआ है, और वाटर का मास बहुत ज्यादा है, तो उसमें वो चेंज उतनी सी हीट लेकर उसमें चेंज इतना इम्पोर्टेंट दिखा नहीं। दैट्स द होल अंडरस्टैंडिंग। नाउ द एंट्रोपी प्रोड्यूस्ड, एंट्रोपी जनरेटेड, एंट्रोपी प्रोड्यूस, मतलब पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो हमें दोनों सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब लेक तो नहीं है यहाँ पर, वाटर, ये वाटर है,
और ये आयरन बार है। तो हमें इन दोनों को हमारा सिस्टम सराउंडिंग मानना पड़ेगा, और दोनों को सिस्टम सराउंडिंग मानने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एस आयरन प्लस डेल्टा एस स्टोन। एंड हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एस आयरन? MC log कितना है ये? T2 अपॉन T1, ये आयरन के लिए हो गया आपका, प्लस MC log T2 अपॉन, इसका T1 अलग है, इसका T1 अलग है, ध्यान दें। H2 डाल देते हैं वैल्यूज। मास है आपका 10 kg, मास है 0.3 kg आई थिंक। 0.3 इंटू सी कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ है 0.42 इंटू लॉन ऑफ T2 है आपका 303 केल्विन। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये सब केल्विन में डाले थे तुम, ये केल्विन में डाला था, ये केल्विन में डाला था, फिर ये भी केल्विन में है। गलती में फाइनल है अपॉन T1 है आपका 1200 प्लस मास है 9 4.2 इंटू लॉन, इसका फाइनल कितना हुआ 303, और डिवीजन कितना हुआ? ठीक है, द कैलकुलेशन ओवर हियर 303 divided by 1200 आंसर 0.42। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आना ही था, -0.173 प्लस, क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है आयरन ब्लॉक का, हीट ट्रांसफर करी उसने, हीट रिजेक्ट करी, तो डेफिनेटली कैन एक्सपेक्ट दैट 9 into 4.03 divided by 300 आंसर 4.2, और ये प्लस ज्यादा आना ही था कि यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस फिजिकल दिख ही रहा है हमें। So that makes sense now, 0.203 kilojoule per. So that is the entropy produced in this process. तो लास्ट कुछ प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि किसी भी बॉडी जिसका टेम्परेचर यूनिफॉर्मली मेंटेन्ड है, उसका तो डायरेक्टली Q/2 से आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, और जिसमें टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पर MC ln T2/T1 proceed towards the next problem. पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यस, वेरी गुड, पिन पॉइंटिंग irreversible.
ओके, एक्सेलेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं, इवेलुएट द रेट ऑफ एंट्रोपी प्रोडक्शन इन किलोवाट पर केल्विन फॉर अ गियर बॉक्स एज अ सिस्टम। मतलब आपको सिर्फ गियर बॉक्स एज अ सिस्टम लेना, और दूसरे में एनलार्ज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ गियर बॉक्स एंड इनफ सराउंडिंग ऑफ इट्स इनफ ऑफ इट्स सराउंडिंग दैट हीट ट्रांसफर अकर एट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स अवे फ्रॉम द इमीडिएट विसिनिटी एट द। देखिए यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक, कि 60 किलोवाट आया, 58.8 किलोवाट गया, बाकी का 1.2 किलोवाट कहाँ गया? देखो यार, जब दो गियर्स मैश होंगे तो उनके बीच में थर्मल एनर्जी जनरेशन होगी, तो बाकी का आप कह सकते हो बचा हुआ 60 माइनस 58.8 मतलब 1.2 किलोवाट बाहर गया। तो अगर आप सिस्टम बनाओ और गियर बॉक्स की बाउंड्री का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, ये साइमल्टेनियस फॉर दिस ओनली 300 के, और यहाँ से हीट, यहाँ से एनर्जी बाहर निकल रही है 1 पॉइंट। अब क्या हुआ इसके बाद, अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर टेम्परेचर मात्र 293 के, और इसके बाद हमेशा 293 के। मतलब बेसिकली हुआ क्या है, देयर इज अ ड्रॉप इन द टेम्परेचर। ये गर्म है, धीरे धीरे इमीडिएट सराउंडिंग, देखो कोई भी चीज गर्म होती है तो उसके आसपास की एयर भी उसका इफेक्ट लेती है ना, तो ये उसका इफेक्ट है बेसिकली, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दैट। ओके, सो ये आपका क्या, ये इमीडिएट सराउंडिंग कहेंगे इसे, इमीडिएट। तो पहले आपको क्या करना है, गियर बॉक्स एज अ सिस्टम एंट्रोपी प्रोडक्शन निकालना है। अब गियर बॉक्स के अंदर एंट्रोपी प्रोडक्शन क्यों हो रहा होगा? फ्रिक्शन के कारण, वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे भाई? पहले यहाँ लिखता हूँ फिर कॉपी कर लेंगे। ये तो वर्क आ रहा है, तो वर्क के कारण तो कोई भी एंट्रोपी अंदर आएगी नहीं, तो जो भी जाएगी आएगी जाएगी वो इसके कारण आएगी। हम लिखते हैं गियर बॉक्स एज अ सिस्टम। हमें पता है एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट प्लस सिग्मा इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। सिस्टम क्या है आपका? गियर बॉक्स। कोई एंट्रोपी अंदर आई नहीं, हीट कोई भी बाहर नहीं, अंदर कोई भी हीट अंदर नहीं। अच्छा, कोई हीट बाहर गई? हाँ गई सर। कितनी गई? बाहर गई तो 1.2 किलोवाट गई। किस टेम्परेचर पे गई? हम गियर बॉक्स को ले रहे हैं, तो बाउंड्री का टेम्परेचर आएगा, तो ये 300 है सर। प्लस सिग्मा, ये क्यों हुआ? ये इस गियर बॉक्स के अंदर की सिग्मा आएगी, है ना? क्योंकि गियर बॉक्स लिया है आपने बाउंड्री को, तो गियर बॉक्स की बाउंड्री, तो जो बाउंड्री लोगे उसके अंदर की एंट्रोपी जनरेशन आएगी। नेक्स्ट इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। अब सिस्टम क्या है आपका? गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स की स्टेट चेंज हो रही है क्या? देखो, नहीं, 60 आ रही है, 58.8 जा रही है, 1.8 रिजेक्ट हो रही है, स्टेट चेंज हो नहीं रही है। तो स्टेट चेंज हो नहीं रही है गियर बॉक्स की, गियर बॉक्स स्टेडी स्टेट।
Since gearbox is in steady state. कुछ चेंजेस बताएं क्या आपको कि गियर बॉक्स की वॉल का टेम्परेचर 300 से इतना चेंज हो रहा है, उसकी वॉल का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है, मतलब गियर बॉक्स की स्टेट चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो आ रहा है वो जा रहा है। तो स्टेट कैसे चेंज हो? स्टेट कब चेंज होती है कि 60 किलोवाट आती और 58.8 किलोवाट चले जाती, बाकी की बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही रह जाती, तो उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता और स्टेट चेंज होती। बट 1.2 निकल रही है बाहर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसलिए उसका वॉल का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है। अगर 1.2 बाहर नहीं निकलती तो वॉल का टेम्परेचर बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता और आप स्टेडी स्टेट अज्यूम नहीं कर पाते। दिस इज जीरो बिकॉज ऑफ स्टेडी स्टेट। This basically comes out to be 4 into 10 to the power minus 3। अगर ये किलोवाट में नहीं लिखे हम इसमें, 4 watt per calorie। This much is entropy produced when gear was taken as a system। अब क्या करना है सेकंड में, large system लेना है consisting of gearbox and enough of its surrounding that heat transfer occur at the temperature of the surrounding away from the immediately vicinity of the gearbox। मतलब आपको अब क्या करना है बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग, अगर आपको सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो आप आपकी बाउंड्री ये है, दिस इज B2, दिस इज फॉर एग्जांपल 1 एंड दिस इज फॉर एग्जांपल। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है, फिजिकली समझिएगा, कि अब अगर आप बाउंड्री ये लोगे तो सेकेंड बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ irreversibilities इनसाइड गियरबॉक्स ऑल्सो, प्लस आप जानते हो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है। देखो टेम्परेचर वेरिएशन, यहाँ पर कुछ और है यहाँ पर कुछ और है, तो नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण भी एंट्रोपी होती है। तो सेकंड बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी ड्यू टू बोथ गियरबॉक्स एंड टेम्परेचर वेरिएशन। कैसे करोगे? एंट्रोपी की नहीं, कुछ नहीं है, बाहर ही जा रही है। अब ये अब बाहर जा रही है, कितनी जा रही है? 1.2 किस बाउंड्री पर टेम्परेचर पर? अब ये टेम्परेचर है -1.2/293 प्लस एंट्रोपी जनरेशन, दैट इज सिग्मा, हम इसे सिग्मा कहते हैं। स्टेडी स्टेट जीवन सिग्मा इक्वल टू 1.2 लिखें। So that basically 4.09 watt per। देखिए ज्यादा ही, जो बचा हुआ पार्ट है 0.09, वो क्यों आया? वो टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्मिटी है। तो फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है आपका वो कितना है? आउट ऑफ 4.09, 4 इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। 4 डिवाइडेड बाय 4/4.09, मतलब तकरीबन तकरीबन देखें तो 97.7% जो इरिवर्सिबिलिटी है वो फ्रिक्शन के कारण है, और रिमेनिंग जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन।
यहाँ पेस्ट करते हैं। चलिए, we have some time left, तो एक क्वेश्चन तो और कर ही सकते हैं। वॉल Consider a steady heat transfer through 5 meter cross 7 meter brick wall of house of thickness 30 centimeter. On a day when the temperature of the outdoor is 0 degrees Celsius, the house is maintained as 27 degrees Celsius. मतलब देखिए क्या है पिक्चर कि आपका घर है या आपका रूम है मान लीजिए, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 0 डिग्री सेल्सियस। आपका रूम 27 डिग्री पर है, बाहर 0 डिग्री है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होगी। अब द टेम्परेचर ऑफ द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द ब्रिक, मतलब यहां पर जो टेम्परेचर पता चला है वो 20 डिग्री चला है हर जगह, हर पॉइंट पे 20 और यहां पर हर पॉइंट पे 5 मतलब अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करें टेम्परेचर वर्सेस द इसको एक्स मान, तो रूम का जो लेट्स से सेंटर पॉइंट है यहाँ पे टेम्परेचर 27 है, यहाँ तक हर जगह 27 ऐसा मान लीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर 27, ठीक है। और जैसे ही वॉल आती है तो मतलब आप एक्स यहाँ से ले जस्ट बिफोर द वॉल, ये 27 से जाते 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 27 25 and then it has become closer. इधर लिखता हूँ 20, ये टेम्परेचर स्केल ना, ये फिर 5 और ये फिर 0। अच्छा, तो ये भाई कौन सी है आपकी, ये रूम, इनर वॉल, आउटर वॉल और इस तरह इस तरह से टेम्परेचर वेरिएशन दिया हुआ है, मतलब खूब सारा नॉन यूनिफॉर्मिटी है टेम्परेचर, तो क्या डेफिनेटली एंट्रोपी जनरेशन हो रहा होगा इस हीट ट्रांसफर के कारण, वही आपको निकालना है। इसमें भी दो केस निकालना, डिटरमाइन द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन इन द वॉल, मतलब वॉल के अंदर मतलब आप वॉल को सिस्टम लेंगे, दिस वुड बी योर बाउंड्री। This is boundary 1. So when you take boundary 1, entropy in minus entropy out plus sigma is equals to delta S system. अब सिस्टम क्या है आपका, ब्रिक है, ये वॉल है। अब वॉल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली दिए हुए आप, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे मतलब स्टेडी स्टेट है, स्पेस के साथ चेंज हो रहे मतलब नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म, इट इज नॉन यूनिफॉर्म बट स्टेडी, दैट्स द होल थिंग।
स्पेस के साथ कोई चीज चेंज होती तो वो नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कहते हैं हम उसे, और टाइम के साथ चेंज ऐसा होता है तो स्टेडी अनस्टेडी कहते हैं, स्टेडी फील्ड अनस्टेडी फील्ड, ठीक है। वैलेरियन अप्रोच में पढ़ाया था मैंने आपको ये, यहाँ वहां पे वेलोसिटी फील्ड थी, यहाँ पे टेम्परेचर फील्ड है, दैट्स राइट। एंट्रोपी इन, कितनी एंट्रोपी इन है भाई, हीट कितनी है ट्रांसफर 1035, तो 1035 किस टेम्परेचर पे आ रही है, अब ये बाउंड्री का टेम्परेचर आएगा यहाँ पर, है ना, ये बाउंड्री का टेम्परेचर आएगा, कितना है बाउंड्री का टेम्परेचर सर, बाउंड्री का टेम्परेचर 20, 20 प्लस 270, आउट कितनी है, हीट तो जा रही है सर हमारी इतनी 1035, और यहाँ का टेम्परेचर कितना है 5 प्लस 270 प्लस सिग्मा इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा निकालता है 1035 divided by 278. This is 3.3723 minus. Zero point one nine watt per Kelvin. उस कैलकुलेशन एक बार चेक करूंगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि द रेट ऑफ टोटल एंट्रोपी प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद द हीट ट्रांसफर, अब टोटल कितना हुआ, देखिए यहाँ पर तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही है थ्रू आउट, अगर आप इधर देखें तो रूम के अंदर तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, तो इस पूरे को ले लो entire, तो फॉर द सेकंड केस यू हैव टू टेक दिस एंटायर बाउंड्री, ये बाउंड्री 1 के लिए है, ये बाउंड्री 2 के लिए है। तो आप ये ऑब्जर्व करिए कि ये सिग्मा कैसे चेंज हो रहा है जब बाउंड्री चेंज हो रही है, क्योंकि बाउंड्री चेंज हो रही है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यही खूबसूरती है सिग्मा की, ये बाउंड्री के अंदर की एंट्रोपी जनरेशन कैलकुलेट करता है। इस बार और ज्यादा वैल्यू आएगी क्योंकि इस बार वेरिएशन 27 से लेकर 0 तक है, पिछली बार वेरिएशन 20 से लेकर 5 तक था, तो दैट इज द डिफरेंस नाउ। तो व्हाट इज एंट्रोपी इन नाउ, एंट्रोपी इन इज सर 1035 और अब बाउंड्री का टेम्परेचर यहाँ पे 27। व्हाट इज एंट्रोपी आउट, एंट्रोपी आउट सर अब जा रही है हीट 1035 और किस टेम्परेचर पे जा रही है, बाउंड्री का टेम्परेचर क्या है 0 प्लस 270 प्लस सिग्मा, इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 1035 डिवाइडेड बाय 273 माइनस 3.79, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 27 प्लस 273 1035 डिवाइडेड बाय आंसर, ठीक है। मिस्टेकिंग भी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो चांस बहुत रेयर है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। All right, friends. So, with this session, I have actually tried explain you how to use the generation equal to changing the other stuff. Yeah. So I hope this has given you a much broader and much more deeper understanding about the entropy generation, and more of this understanding will be clear in the next chapter एक्सर्जी, जहां पर हम इसी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में और अलग तरीके से समझेंगे। Okay. So, thank you for now. I'll see you in the next lecture.
Okay, guys, bye. I'm closing up this recording now, and you'll get the PDF of it with the manager.